हेलो बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो लीजिए बेटा, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए बेटा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रदरफोर्ड ने भले ही अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, काफ़ी हद तक वो सही था। इन्होंने एक बेस दे दिया। लेकिन कुछ ड्रॉबैक की वजह से थोड़ा सा इसमें और आगे सुधार की गुंजाइश रही। क्योंकि उसमें कुछ ड्रॉबैक थे जिनको कुछ हद तक ठीक करके नील्स बोर ने अपना एक अलग मॉडल दिया जो काफ़ी कुछ उन्हीं से रदरफोर्ड के मॉडल से ही मिलता जुलता था। तो नील्स बोर ने अपने मॉडल में ये कहा था कि कोई भी एटम जो होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज इसलिए बताया उन्होंने कि इसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूक्लियस में। अब क्वेश्चन इज दिस कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो इसके लिए नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड एक अलग अलग सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ये जैसे ये दूसरा पाथ हो गया। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड वेरियस सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। ठीक है। इन सर्कुलर जो पाथ है उनको शेल्स भी कहते हैं। इन्हें शेल्स भी कहते हैं। और देखिए, ये तो हो गया न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। और इन जो शेल्स है उनको उन्होंने नाम दिया KLMN। KLMN ये शेल्स भी होती हैं अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। ठीक है। और उन्होंने बताया कि तो देखिए, इनका जो पहला पॉइंट हो गया ये हो गया कि इन एटम देयर इज ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। कि किसी भी एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। Electrons revolve around the nucleus in a circular path called shells. These shells are known as KLMN. इस न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। और इन शेल्स की थर्ड पॉइंट है कि इन शेल्स की सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती हैं, इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी इनकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। जैसे अगर मैं ये ऑर्डर बनाऊं तो E फॉर एनर्जी और K फॉर मतलब के शेल की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है न्यूक्लियस के। ये इससे दूर होता है L, तो L की एनर्जी उससे ज़्यादा, M की एनर्जी उससे भी ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपके N शेल की एनर्जी। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे यानी न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस इंक्रीज़ होगी शेल्स की, तो इनकी एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हैं। तो ये हो गया कि शेल्स आर आल्सो नॉन एनर्जी लेवल बिकॉज ईच शेल हैव ए डेफिनिट एनर्जी। एनर्जी ऑफ शेल increases with increasing with the distance from the nucleus. हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है और ये एनर्जी न्यूक्लियस की डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज होती हैं। ठीक है। अब जो बात इन्होंने बताई कि रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर शेल electron neither lose nor gain energy, but when electron jump from higher to lower energy level it release energy and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ वापस बना रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स है, एक शेल, ये दूसरी शेल
ये थर्ड शेल, अलग अलग मैं वेरियस शेल बना रहा हूँ। इज़ दैट क्लियर? ये मान लीजिए मैंने शेल्स बना ली, ये मैंने बना ली शेल्स। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर, अगर इलेक्ट्रॉन केवल इसी शेल में रिवॉल्व करता रहेगा, एक ही शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, तो ये ना तो एनर्जी लूज़ करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी एनर्जी है इसके पास उस हिसाब से ये मूव कर रहा है। अब देखिए, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दें हम, अगर हम इसकी एनर्जी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दें, तो जैसे ही इसकी एनर्जी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, तो इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम पढ़ चुके हैं पहले रदरफोर्ड के मॉडल में, तो जब वेलोसिटी हम इंक्रीज़ कर देंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये आउटर शेल में आएगा, तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। ये तो यानी ये है के, यह है एल, एम, एन। तो अभी ये एम शेल में है, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये एन शेल में आ जाएगा, लेकिन इस शेल में आने के लिए इसको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गेन करने पर यानी कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे, है ना, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो ये आउटर शेल में आ जाएगा। तो कहने का मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आ गया। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी गेन करता है, तो वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल में आ जाता है। अब इसका अपोजिट लेते हैं अपन। मान लीजिए ये एनर्जी बाहर देता है, एनर्जी रिलीज़ कब करेगा ये, कि जब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कम हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की ओर खींचने लगेगा। ऐसे में ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर में, और जैसे ही हायर से लोअर में आएगा तो ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जब इलेक्ट्रॉन, इस पूरे का मतलब यही हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर एक ही शेल में रिवॉल्व करेगा तो वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही एनर्जी को रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा। ओके, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को अच्छे से समझने के लिए हमें क्वांटम नंबर को पढ़ना ज़रूरी है। क्वांटम नंबर क्या होती है, तो उससे क्वांटम नंबर को मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शेल्स सबसे बड़ी होती है शेल्स, शेल्स में होती है सब शेल्स, सब शेल्स में होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं एटम में, तो आगे आपका जवाब होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन वास्तव में शेल्स में भी बहुत आगे कई चीज़ें होती है। जैसे शेल्स में होते हैं सब शेल, तो आपको बताना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के किस सब शेल में है, और उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में है, उस ऑर्बिटल में फिर ये इलेक्ट्रॉन, तो सारी डिटेल बतानी होती है। इसके लिए 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो किसी भी एटम की कंप्लीट जानकारी देती हैं। उसमें कौन कितनी तो शेल्स होती हैं, किन शेल्स में कितने सब शेल्स होते हैं, किन सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए 4 क्वांटम नंबर आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये 4 क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बेटा मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसको स्मॉल एन से शो किया जाता है। और स्मॉल एन की वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4। जैसे स्मॉल एन इक्वल्स टू 1 अगर वैल्यू है, एन की वैल्यू 1 हो, इसका मतलब आप समझ जाइए कि हम के शेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्मॉल एन इक्वल्स टू 1 हो तो वो के शेल होती है। स्मॉल एन इक्वल्स टू 2 हो तो वो दूसरी शेल यानी कि एल शेल होती हैं। स्मॉल एन इक्वल्स टू 3 हो यानी कि वो एम शेल होती है। स्मॉल एन 4 हो तो इसकी जो है
एन शेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी न्यूक्लियस के चारों ओर जो शेल्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है और इसकी वैल्यू n इक्वल टू 1 2 3 4 होता है। n इक्वल टू 1 हो तो k, 2 हो तो l, 3 हो तो m और 4 हो तो n। और किसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल, ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n² है। तो इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल है, तो के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है? देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 रख देंगे है। और k के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का यहाँ स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से अगर पास पूछ लिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल, तो 2 अपनी जगह, और एल शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये 2 अपनी जगह, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, तो ये 2 अपनी जगह, m के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 2 × 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n शेल, अगर n शेल की बात करें तो 2 अपनी जगह, 4 n की वैल्यू 4 हो जाएगी इसके लिए, n के लिए, और 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो इसमें ये 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए इससे हम किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लीजिए बेटा, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एल से शो किया जाता है और एजीमुथल क्वांटम नंबर ये बताती है कि किसी शेल में कितने सब शेल होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कि किसी शेल में, शेल को तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करती है और शेल में होते हैं सब शेल, सब शेल को जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर शो करती हैं। इसको स्मॉल एल से दिखाते हैं और स्मॉल एल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to n-1, 0 to n-1। कैसे? देखिए इस फॉर्मूले से आप किसी भी शेल में कितने सब शेल हैं ये पता कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो वैल्यू है एल की, वो है 0 1 2 3, तो इनके नाम होंगे S P D F। ये ध्यान रखिएगा, एल की वैल्यू 0 होती है तो वह S सब शेल होगा, उसका नाम होगा S सब शेल, है ना। एल की वैल्यू 1 हो तो वो P सब शेल होगा, एल की वैल्यू 2 हो तो वो D सब शेल होगा, एल की वैल्यू 3 हो तो वो F सब शेल होगा, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए इस फॉर्मूले से हम किसी भी शेल में नंबर ऑफ सब शेल या कौन सी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम बात करते हैं पहले 4 के शेल। अगर हम बात करते हैं के शेल में हैं कितने सब शेल हैं, तो देखिए के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? हमने अभी अभी पढ़ा है कि 1, के लिए n की वैल्यू 1 होती है। तो इस फॉर्मूले में आप लगा दीजिए L = 0 to 1-1, n की जगह 1 रख देंगे, 1-1 यानी कि 0 to 0, यानी L की केवल एक डिजिट हुई, वो कौन सी? 0, तो इसमें एक डिजिट तो केवल एक सब शेल होगा और L की वैल्यू 0 क्या है? 0, उसके लिए नाम क्या हो जाएगा इसका? S, तो ये हो जाएगा S सब शेल है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट शेल में केवल एक सब शेल होता है और वो कौन सा? S, इसका नाम हो जाएगा S। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4L शेल हैं बेटा, हम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए इसलिए चारों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। L सब शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है? 2, अभी अभी हमने पढ़ा है कि L के लिए n की वैल्यू होती है 2।
तो अब इसमें L इज इक्वल टू निकालिए, L इज इक्वल टू 0 टू n-1 यानी कि 2-1। तो L इज इक्वल टू 0 टू 2 में से 1 गया तो 1। तो L के लिए फिर हम 0 से 1 तक की डिजिट लिखेंगे। तो L इज इक्वल टू 0 1, कितनी डिजिट हो गई ये 2। तो इसका मतलब L शेल में 2 सब शेल होते हैं। ये तो कौन सा हो गया, L की वैल्यू 0 वाला तो S सब शेल, एक तो हो जाएगा S सब शेल, और दूसरा L की वैल्यू 1 हो तो कौन सा है, P सब शेल। तो L की वैल्यू 1 है तो P सब शेल, ये P सब शेल, ठीक है। तो ये दोनों सब शेल किस में हुए, L शेल में, ठीक है। L शेल में 2 सब शेल और K शेल में केवल 1 सब शेल है, K शेल में केवल 1 सब शेल। इसी तरह से अगर हम बात करें थर्ड यानी कि फॉर M शेल, आप भी देखिए, कोशिश कीजिए इसको कैलकुलेट करने की। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 3 है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू 3 माइनस 1, 0 टू n की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 माइनस 1। तो L इज इक्वल टू 0 टू 3 में से 1 गया तो 2, तो 0 से 2 तक की हम गिनती लिख देंगे। तो 0 1 2, ये 3 डिजिट हो गया। तो ये तो हो गया L0 यानी S सब शेल, S सब शेल। L की वैल्यू 1 यानी कि P सब शेल, P सब शेल। L इज इक्वल टू 2 यानी कि D सब शेल, D सब शेल। तो ये तीनों हैं M सब शेल, M शेल में होते हैं। तो M शेल में 3 सब शेल होते हैं, S P D, ठीक है। अब चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं लास्ट N शेल के लिए, फॉर N शेल। N शेल के लिए आप खुद ही बताइए N की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप L की वैल्यू भी निकाल लीजिए। तो L इज इक्वल टू 0 टू N यानी 4 माइनस 1, इट मीन्स L इज इक्वल टू 0 टू 3। तो L इज इक्वल टू 0 1 2 और 3, ये 3 तक की हमने डिजिट लिख दी है। तो ये तो हो गया S सब शेल, ये हो गया P सब शेल, ये हो गया D सब शेल, और ये हो जाएगा F सब शेल है। तो ये चारों सब शेल जिसमें होते हैं वो N शेल में होते हैं। तो देखिए, जिस तरह से एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक फॉर्मूला बना था 2n², इससे हम किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको शो करती है, सब शेल को। तो इस एजीमुथल क्वांटम नंबर से भी हम सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो है 2 × 2l+1। देखिए कैसे, इससे हम किस तरह से सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं फॉर एस सब शेल। एस सब शेल के लिए हमको पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे करेंगे, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये तो हमेशा लिख लो, ये हमेशा के लिए याद रखो आप, 0 1 2 3 एस पी डी एफ, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब देखिए एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 2 ये इंटू 2 × एल की जगह 0 रख दिया +1, तो ये हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा +1, तो 2 बन जा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एस के ऊपर हमेशा अपन 2 लगाते हैं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉर पी सब शेल हैं, तो अब आप कैलकुलेट करेंगे, आप बताएंगे पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, पी के लिए एल की वैल्यू 1, वेरी गुड, ठीक है हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ये 2 अपनी जगह, ये 2 × एल की जगह क्या रखेंगे आप, एल की जगह 1, गुड, +1 ये वाला, तो ये हो जाएगा 2 × 2 1 + 2 +1 यानी कि 3।
तो 2 3 जा 6, तो इसमें P के ऊपर 6 लगाते हैं अपन, क्योंकि P में कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फॉर D सब शेल, ठीक है, तो D सब शेल के लिए L की वैल्यू कितनी लिखते हैं आप? 2। D के लिए L की वैल्यू 2। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं आपको कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करेंगे? 2 अपनी जगह, ओके, ये 2 अपनी जगह, इंटू L की वैल्यू अब हम क्या रख देंगे? 2 प्लस 1, तो 2 2 जब 4 प्लस 1 यानी 5, 2 इंटू 5 इज इक्वस टू 10। तो D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट हम लेते हैं फॉर F सब शेल। F सब शेल के लिए ये भी आप ही बताएंगे बेटा। L की वैल्यू कितनी होती है? 3। गुड, एंड L इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, ये 2 अपनी जगह, ये 2 अपनी जगह, और L की जगह अब हम रख देंगे 3। 2 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 3 2 6 प्लस 1 7, तो ये 14। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब शेल होते हैं। KLMN ये तो शेल्स होती हैं, और SPDF ये होते हैं सब शेल। तो एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए वापस शेल्स तो होती हैं KL M और N, ठीक है, और K शेल में कितने सब शेल होते हैं? सब शेल की अगर बात करते हैं अपन, अभी अभी हमने निकाला सब शेल, तो K सब शेल में कितने होते हैं? केवल एक, S। L सब शेल में कितने, L शेल में कितने सब शेल होते हैं? S एंड P। M शेल में कितने सब शेल होते हैं? S P एंड D। F सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? S P D एंड F। इस तरह से हर किस शेल में कितने सब शेल होंगे, और कितने कौन से सब शेल में, और S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। देखिए बेटा, इस वीडियो में हमने शुरू से पढ़ा है कि सबसे बड़ी होती है शेल, शेल में होते हैं सब शेल, और सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, शेल को तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शो करती है, और शेल में कितने सब शेल होंगे ये आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लग रहा है, और सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता लगेगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर 3 पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीसरे जो है नंबर की क्वांटम नंबर है बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है, और ये सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करती है कि किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे। और इसकी वैल्यू जो होती है m इज इक्वस टू, वो होती है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन ऑर्बिटल्स में m की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके -L 2 प्लस L, -L2 प्लस L। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर S सब शेल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि S सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, तो S सब शेल के लिए L की वैल्यू हम जानते हैं 0, तो m इज इक्वस टू 2 इंटू 0 प्लस 1,
2 इंटू 0 प्लस 1 इस वैल्यू से L की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1, तो 1 यानी कि इसमें केवल एक ऑर्बिटल होता है जिसके लिए m की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी, क्योंकि -L से +L तक का डिजिट लिखना है तो L की वैल्यू जब 0 है तो यहाँ m की वैल्यू 0 ही हो जाएगी। दूसरे नंबर पे फॉर P सब शेल है। अब अगर हम P सब शेल की बात करते हैं तो P सब शेल में L की वैल्यू क्या होगी बेटा? L की वैल्यू होती है 1 P सब शेल के लिए। तो इसके लिए m इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, इस L की जगह 1 रख देंगे तो 2 1 या 2 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, ये 3, ठीक है। और इनकी वैल्यू जो होगी माइनस, अब देखिए L की वैल्यू कितनी है? 1 है ना यहाँ पर, ये देखिए 1, तो माइनस से प्लस तक 1 को लिख देंगे तो -1 0 प्लस 1, ये 3 वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो -1 0 प्लस 1। तीसरे नंबर पे इसी तरह से फॉर डी सब शेल, डी सब शेल के लिए L की वैल्यू जो है 2 आएगी। L की वैल्यू 2 आएगी तो अब इसमें क्या लिखेंगे? m इज इक्वस टू 2 इंटू इस L की जगह रख देंगे 2 प्लस 1, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वस टू 5, तो इसमें 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो m की वैल्यू जो है यहाँ पर L की वैल्यू L माइनस L टू प्लस L है ना, तो L की वैल्यू है कितनी? 2, तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए ना, तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, ये इनकी वैल्यू हो जाएगी। लास्ट अगर हम बात करते हैं फॉर F सब शेल, ठीक है, फॉर F सब शेल, तो F सब शेल के लिए भी वही हो जाएगा कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, तो m इज इक्वस टू 2 इंटू 3 प्लस 1, L की जगह 3 रख देंगे बस, और कुछ नहीं करना, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7। इट मीन्स इसमें 7 सब शेल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इनमें m की वैल्यू हो जाएगी -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 है। तो इस तरह से आप इसमें ऑर्बिटल को पता कर सकते हैं कि कौन से और सब शेल में कितने ऑर्बिटल है। और ऑर्बिटल में जैसा कि हमने शेल में, एक बार वापस इधर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन इन शेल, शेल में इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला था? 2n² था, याद रखिएगा इसको, बहुत काम में आने वाली ये चीज़ें आपके। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल है, सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला था 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार काम में आएंगे आपकी। तो इसमें सब शेल में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का 2 इंटू 2l प्लस 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इन ऑर्बिटल, इन ऑर्बिटल, इसका कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, और जिनको इस तरह से शो किया जाता है। अब हम लास्ट में लेते हैं चौथे नंबर पे, जो क्वांटम नंबर है उसे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के, देखिए बेटा कोई भी ऑर्बिटल, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी होती है शेल, शेल में होते हैं सब शेल, सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल। तो जैसे ये कोई एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में तो मूव करता ही करता है,
हैं, लेकिन अपने एक्सिस पे भी वो मूव करता है, यानी कि वो यूं इस तरह से जैसे अर्थ सन के अराउंड अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हुए घूम रही है ना, ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे स्पिन करते हुए न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो स्पिन जो है हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक डायरेक्शन होता है स्पिन का। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, दूसरे का होता है एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल में जो ये इलेक्ट्रॉन है इनके स्पिन के डायरेक्शन को शो करती है। इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल एस की केवल 2 ही वैल्यू होती है, एक -12। अगर -12 होती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करती है, स्पिन को शो करती है। और एस इज इक्वल्स टू अगर +12 है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह से घड़ी की जो सुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज का मतलब कि वो घड़ी की सुई की डायरेक्शन में इस तरह से चलेगा। तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं यूं, और इसको ऐसे शो करते हैं यूं। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक बार अभी जो इस पूरे वीडियो में आपने पढ़ा है उसको पूरे को समराइज करता हूँ, है ना। एक शॉर्ट में एक चार्ट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले होता है, बड़ा होता है एटम। ठीक है, एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो सबसे बड़ी होती है वो होती है शेल्स। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है, शेल्स। तो ये मैंने बना दी शेल, के एल एम एन, के एल एम एन शेल से, ये तो हो गई आपकी, यहाँ लिख देता हूँ मैं शेल। ठीक है, और शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एन से। तो इसके लिए एन की वैल्यू होती है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4। यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n इज इक्वल टू 1 है तो के शेल, n इज इक्वल टू 2 है तो l, n इज इक्वल टू 3 है तो m, n इज इक्वल टू 4 है तो n। अब इसमें सब शेल देखेंगे अपन, सब शेल। तो सब शेल के लिए फॉर्मूला क्या था, 0 to n-1। ठीक है, l इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था, l इज इक्वल टू 0 to n-1। अब n की वैल्यू आपके पास इनमें है, इन सबको अगर n की वैल्यू रखकर अगर हम निकालेंगे तो इसमें आएगा केवल एक सब शेल, और वो कौन सा होगा, s। ठीक है, इसमें कौन कौन आएंगे, 2 सब शेल, और वो कौन कौन से होंगे, s एंड p। इसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे, 3 सब शेल, s p एंड d। और इसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे, 3 सब शेल, 4 सब शेल, s p d एंड f हैं। और इसके लिए l की जो वैल्यू होगी वो 0, ये l इज इक्वल टू 0 1, ये l इज इक्वल टू 0 1 2, ये l इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। ये हो गए सब शेल। अब हम बात करते हैं इनमें ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल्स को कौन सी क्वांटम नंबर शो करती हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि m। और m इज इक्वल टू होता है 2l + 1, 2l + 1। ठीक है, तो l की वैल्यू सब में दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यू आप निकाल लेंगे। m की वैल्यू इसमें, l की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो m इज इक्वल टू 1 आएगा। तो इसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, s में केवल एक ऑर्बिटल होता है। तो k शेल में टोटल एक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इसमें L शेल में, S में तो 2 सब शेल है, L शेल में 2 सब शेल है, S और P। S में तो अभी अभी हमने देखा कि एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और P में L की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1। तो L की वैल्यू 1 रख के इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 1 2 + 1 यानी कि 3, इसमें 3 ऑर्बिटल आपके हो जाएंगे, ये 3 ऑर्बिटल। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इसमें
तो इस तरह से 3 और 1 4 ऑर्बिटल हो गए टोटल। इसी तरह से इसमें s का 1, p के 3 और d के हो जाएंगे आपके 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसमें s का 1, p का 3, d का हो जाएगा आपके 5, 1 2 3 4 5 और f के हो जाएंगे आपके 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये के शेल है। शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, 2n², है ना, 2n²। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2n²। तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी s में के शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। के शेल में कितने ऑर्बिटल है, केवल एक सब शेल है। के शेल में कितने सब शेल है, केवल एक सब शेल है। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो टोटल के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल शेल की। एल शेल में एन की वैल्यू है 2, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे अपन तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एल शेल में कितने सब शेल हैं, 2, एस और पी। एस में कितने ऑर्बिटल है, 1। पी में कितने ऑर्बिटल है, 3। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 4। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 4 में कितने रह सकते हैं, 8। ये भी आ गया। ठीक है, 2 8 आ गया। अब इसकी बात करते हैं अपन m की। तो इसके लिए n = है 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 = 9, 9 2 = 18 आना चाहिए ना, ये 18। ठीक है, देखते हैं m शेल में कितने सब शेल है, 3, s p d। s में कितने ऑर्बिटल, 1। p में कितने ऑर्बिटल, 3। d में कितने ऑर्बिटल, 5। तो 1 3 4 और 5 9, टोटल 9 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 9 में कितने आ जाएंगे, 18। तो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए इसमें n = है आपके 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 2 = 32। अब देखिए n में कितने सब शेल है, n शेल में कितने सब शेल है, 4, s p d f। s में कितने ऑर्बिटल, 1। p में कितने, 3। d में 5। f में 14। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 16 में कितने आ सकते हैं, 32। ये 32। और वैसे भी आप अगर सब शेल से भी कैलकुलेट करेंगे तो भी वही काउंटिंग आएगी।